कहानी शुरू होती है और हमें सेठ नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अभी अभी सोकर उठा है। उसकी जिंदगी में न दोस्त हैं, न ही कोई परिवार। उसका सारा वक्त शहर के एनिमल कंट्रोल सेंटर में गुजरता है, जहां वह कुत्तों की देखभाल करता है। जैसे ही वह सबको खाना खिलाकर खाली होता है, वह लेक्सी नाम की एक कुतिया के पिंजरे में चला जाता है और उससे लिपटकर थोड़ी सुकून तलाशता है। एक दिन घर लौटते वक्त सेठ बस में होली को देख लेता है। वह उससे बातचीत शुरू करता है, पर होली उसे पहचान ही नहीं पाती। सेठ उसे याद दिलाता है कि वे दोनों एक ही हाई स्कूल में पढ़ते थे, हालांकि कभी दोस्त नहीं रहे। सेठ, जो होली से 1 साल सीनियर था, उसे स्कूल के दिनों से जानता था, क्योंकि होली स्कूल की पॉपुलर लड़कियों में गिनी जाती थी। सेठ देखता है कि होली अपनी डायरी में कुछ लिख रही है। वह कहता है कि शायद होली राइटर है, लेकिन होली उसे बताती है कि वह असल में वेट्रेस का काम करती है और लिखना उसका बस एक शौक है। बातचीत थोड़ी अजीब हो जाती है, खासकर सेठ के एक बेहुदा मजाक के बाद। जल्दी ही होली को अपनी स्टॉप पर उतरना होता है। सेठ उसे डेट पर जाने के लिए पूछने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज होली तक पहुंचती ही नहीं। उसी रात सेठ होली को सोशल मीडिया पर खोजने लगता है। उसे खुशी होती है जब उसे पता चलता है कि होली के पास एक पालतू कुत्ता है। अगले ही दिन वह अपने साथी नैट से पूछता है कि किसी लड़की को कैसे इम्प्रेस किया जाए। नैट उसे सलाह देता है कि उसे कॉन्फिडेंट रहना चाहिए और उसे हंसाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सेठ का मूड तब टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि लेक्सी को जल्द ही मार देना होगा। वह उसे पिंजरे से निकालकर टेबल पर लेटा देता है और उसे प्यार से सहलाते हुए बात करता रहता है। डॉक्टर उसे सुझाव देता है कि अगर सेठ चाहे तो लेक्सी को गोद लेकर उसकी जान बचा सकता है, लेकिन सेठ कहता है कि उसका फ्लैट पालतू जानवरों की इजाजत नहीं देता और वह बेहतर घर अफोर्ड नहीं कर सकता। लेक्सी को इंजेक्शन देकर सुला दिया जाता है और सेठ को उसका शव क्रेमेटरी में ले जाना पड़ता है। जब वह लेक्सी का नाम उसके पिंजरे से हटाने लगता है, उसे एनिमल सेंटर के प्रतिबंधित हिस्से से कोई आवाज आती है। वह दरवाजा खोलकर अंदर झांकता है, पर कुछ खास नजर नहीं आता। उस रात सेठ फिर सोशल मीडिया पर होली की प्रोफाइल्स खंगालता है और उसकी जिंदगी से जुड़ी छोटी छोटी बातें नोट करने लगता है। वह उसकी हर तस्वीर को बारीकी से देखता है और इसी तरह उसे पता चल जाता है कि होली किस रेस्टोरेंट में काम करती है। अगले दिन वह उसी डाइनर में पहुंच जाता है। उसे फिर से अपना परिचय देना पड़ता है, क्योंकि होली उसे पहचान नहीं पाती। वह उसकी तारीफ करता है, लेकिन होली एकदम प्रोफेशनल रहती है और बातों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। सेठ उसे दोबारा डेट पर जाने के लिए पूछता है, पर होली कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड है। सेठ तुरंत बोलता है कि उसे पता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, जिससे होली डर जाती है। वह बिल टेबल पर छोड़कर वहां से चली जाती है। उसी रात जब होली घर लौट रही होती है, उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। असल में सेठ उसके घर के बाहर झाड़ियों में छिपा हुआ होता है। होली अपनी रूममेट क्लेयर को बताती है कि कोई बाहर है, लेकिन क्लेयर इसे सिर्फ उसका वहम समझती है। उसी दौरान होली को अपने एक्स बॉयफ्रेंड एरिक का फोन आता है, जो नशे में होता है। फोन काटने के बाद क्लेयर उसे समझाती है कि शायद उसे एरिक को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि अकेलापन बुरी चीज है। लेकिन होली साफ मना कर देती है और शराब पीने लगती है। अगली सुबह होली डाइनर पहुंचती है, जहां उसे एक बड़ा फूलों का गुलदस्ता मिलता है। कार्ड पर सिर्फ लिखा होता है बी माइन। काम के बाद होली एरिक के बार में जाती है और उससे कहती है कि वह उसे गिफ्ट भेजना बंद कर दे। एरिक कहता है कि वह फूल उसने नहीं भेजे। वह होली को फिर से अपने साथ रहने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन होली उसे याद दिलाती है कि उसने धोखा दिया था। कुछ देर बाद सेठ भी बार में पहुंचता है और दूर से उन्हें देखता है। जब होली बाहर जाकर सिगरेट पी रही होती है और अपनी डायरी में लिख रही होती है, सेठ फिर उसके पास पहुंच जाता है। होली उसे अब भी पहचानती नहीं है और कहती है कि वह जा रही है। तभी सेठ उसे बताता है कि वही फूल उसने भेजे थे और होली चौंक कर उसे पहचान लेती है। उसे एहसास होता है कि सेठ उसका पीछा कर रहा था। सेठ उसे समझाता है कि वह कोई साइको नहीं है, बस उससे बात करना चाहता है। वह कहता है कि उसने स्कूल के बाद से कभी उसे भुलाया ही नहीं। होली फिर से जाने की कोशिश करती है, लेकिन सेठ उसका रास्ता रोक लेता है, जिससे होली घबरा जाती है। वह उसे धक्का देती है और बार के अंदर वापस चली जाती है, जहां एरिक देखता है कि सेठ उसका पीछा कर रहा है। होली एरिक को बताती है कि सेठ ने उसे पकड़ने की कोशिश की। एरिक काउंटर लांघकर सीधे सेठ पर हमला करता है और उसे घूंसा मारता है। सेठ फर्श पर गिरकर खून से लथपथ हो जाता है, लेकिन वह हंसता रहता है। एरिक उसे लात मारता है और होली को बीच बचाव करना पड़ता है। एरिक सेठ को बार से बाहर निकालकर कहता है कि वह दोबारा यहाँ न आए। फर्श पर पड़े सेठ की नजर होली की नोटबुक पर जाती है, जो गिर गई थी। घर लौटकर सेठ पहले अपनी चोट पर मरहम लगाता है और फिर नोटबुक पढ़ना शुरू करता है। पता चलता है कि यह होली की पर्सनल डायरी है, जिसमें वह अपनी सारी भड़ास और भावनाएं लिखती रहती है। सेठ पूरी रात जगकर डायरी के पन्ने पढ़ता रहता है। उसे हर लाइन में ऐसा लगता है जैसे वह होली के गुस्से और उसके अंदर छिपे डर से खुद को जोड़ पा रहा हो। अगले दिन काम पर सेठ जानवरों के शेल्टर के उस इलाके में जाता है जहाँ कोई नहीं जाता। वहाँ उसे फर्श पर एक छिपा हुआ दरवाजा मिलता है। वह नीचे उतरता है और एक पुराना कमरा ढूंढता है, जो अब भी बिजली के कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। इसी जगह को देखकर उसके दिमाग में एक डरावनी योजना जन्म लेती है। फिर कई दिनों तक सेठ उसी प्लान पर काम करता है। वह इंटरनेट से सामान मंगाता है और ऑनलाइन वीडियोस देखकर सीखता है कि पिंजरा कैसे बनाया जाए। वह उसी पुराने कमरे को धीरे धीरे एक बंदी गृह में बदलने लगता है। इस बीच वह होली की डायरी भी लगातार पढ़ता रहता है और जानवरों के शेल्टर में रखी दवाओं में से नींद की दवाएं चोरी करता है। एक रात घर पर वह खुद पर वही दवा आजमाता है और बिना किसी बुरे असर के तुरंत गहरी नींद में चला जाता है। कुछ दिन बाद
होली रात में अपने अपार्टमेंट की तरफ लौट रही होती है। उसे महसूस होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह रुककर इधर उधर देखने लगती है, मगर सेठ उस वक्त छिपा होता है। जब होली फिर से चलने लगती है, उसे फिर वही आहट महसूस होती है। डर कर वह अपने पर्स से पेपर स्प्रे निकालकर किसी पर छिड़क देती है, लेकिन गलती से वह किसी बेघर आदमी पर स्प्रे कर देती है। वो आदमी चिल्लाने लगता है और होली वहाँ से भाग जाती है। दूर से सेठ सब देखता रहता है। इसके बाद सेठ उसी आदमी का पीछा करता है जो अब दर्द में कराह रहा होता है। कुछ ही देर बाद सेठ एक दीवार पर चढ़कर होली के घर की खिड़की से भीतर घुस जाता है। होली उस वक्त बाथरूम में होती है और दवाएं ले रही होती हैं। तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है। वह फौरन बाहर भागती है, लेकिन सिर्फ खुली खिड़की पाती है। वह खिड़की बंद कर देती है और वापस अपने कमरे में लौट जाती है। जैसे ही वह बिस्तर पर लेटती है, सेठ उस पर छलांग लगाता है और उसकी गर्दन में नीडल घुसाकर उसे बेहोश कर देता है। होली कुछ सेकंड तक छटपटाती है, लेकिन फिर दवा का असर होते ही बेसुध हो जाती है। फिर सेठ होली को एक बड़े से बॉक्स में छिपाकर शेल्टर में ले जाता है। वहाँ उसका साथी नैट उसे रोकता है और पूछता है कि इतनी रात को वो क्या कर रहा है। सेठ बहाना बनाता है कि बॉस ने उसे अचानक एक डिलीवरी का काम सौंपा है। नैट उस पर भरोसा कर लेता है और बस उससे एक फॉर्म पर साइन करवा लेता है। बॉक्स के अंदर धीरे धीरे होली को होश आने लगता है। वह हल्की आवाजें निकालती है। सेठ उसे छुपाने के लिए जोर से खांसता है, लेकिन फिर भी होली की आवाज फिर आती है और इस बार नैट उसे सुन लेता है। पर नैट सोचता है कि ये एयर कंडीशनर की आवाज होगी। सेठ वहाँ से चला जाता है। होली अब पूरी तरह होश में आती है और खुद को एक अंधेरे कमरे के लोहे के पिंजरे में पाती है। घबराकर वह पिंजरे की सलाखें तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी जोर लगाती है कि उसका नाखून उखड़ जाता है। वह पिंजरे की सलाखें पकड़कर मदद के लिए चीखती है, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ शेल्टर के कुत्तों तक पहुंचती है, जो जोर जोर से भौंकने लगते हैं। नैट ये सोचकर टाल देता है कि कुत्ते यूं ही भौंक रहे होंगे। सुबह होते ही सेठ फिर कमरे में आता है। उसके हाथ में एक पॉट है ताकि होली उसमें पेशाब कर सके। वह उससे बहुत नरमी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन होली उसे गालियां देती है। तब सेठ कहता है कि उसने खाने का हक खो दिया है और अब खाना नहीं मिलेगा। वह कहता है कि वे कल फिर से बात करेंगे। उसके जाने के बाद होली अपने हथकड़ी के चैन को लोहे की छड़ों पर रगड़ना शुरू कर देती है, शायद उसे काट पाने की उम्मीद में। अगले दिन सेठ आखिरकार उसे थोड़ा सा पानी और खाना देता है। होली रोते हुए उसकी टांग पकड़ लेती है और उसे छोड़ देने की भीख मांगती है, लेकिन सेठ कहता है कि उनके रिश्ते की सीमाएं जरूरी हैं और वह फिर कहता है कि वे कल फिर से कोशिश करेंगे। उसी रात होली को मतिभ्रम होता है। उसे लगता है कि क्लेयर उसके साथ उसी कमरे में है और सेठ की हर बुरी हरकत उसके सामने दोहरा रही है। होली उसे चुप रहने को कहती है और चिल्ला पड़ती है। फिर उसे पेशाब करने के लिए मजबूर होकर उसी बर्तन का इस्तेमाल करना पड़ता है। वह चौंक जाती है जब एक चूहा उसके पिंजरे में आ जाता है। होली डरकर चूहे पर वार करती है, तब तक मारती रहती है जब तक वो मर नहीं जाता। अगले दिन सेठ कमरे में आता है और उसे उस चूहे के खून के धब्बे साफ करने पड़ते हैं। होली उससे पूछती है कि क्या वह उसका यौन शोषण करेगा। सेठ कहता है नहीं, लेकिन जब होली पूछती है क्या तुम मुझे मार दोगे, सेठ जवाब देता है उम्मीद है नहीं। सेठ कहता है कि अगर वह उसे बदलने और बचाने में नाकाम हुआ तो उसके पास कोई चारा नहीं रहेगा। होली को लगता है कि यह किसी धार्मिक पंथ जैसा है, लेकिन सेठ कहता है कि वह यह सब खुद के लिए नहीं बल्कि होली के लिए कर रहा है, क्योंकि वह उसे खास मानता है। वह बताता है कि उसे अकेलापन और खो जाने का एहसास था जब तक कि वह होली से नहीं मिला। उसे लगा कि होली ही एकमात्र इंसान थी जिसने उसे सच में देखा, मगर फिर उसे एहसास हुआ कि होली असल में वैसी नहीं है जैसी दुनिया को दिखाती है और सब कुछ एक झूठ है। वह पूछता है कि असली होली कौन है, ताकि उसे पता चल सके कि क्या उसे बचाया जा सकता है। अगर नहीं तो होली कभी इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। होली बस उसे गालियां देती है। सेठ कमरे से बाहर जाता है और वहीं नैट उसे रोकता है। नैट उसे चेतावनी देता है कि उसे उस हिस्से में नहीं आना चाहिए। नैट उसे सफाई का काम पकड़ा देता है और खुद उस दरवाजे की जांच करने चला जाता है, लेकिन दरवाजा बंद मिलता है। उस रात होली फिर क्लेयर को देखती है और क्लेयर पूछती है कि वह अब क्या करने वाली है। होली जवाब देती है इंतजार करूंगी। अगले दिन सेठ होली के पास आता है और उसे दिखाता है कि उसके पास उसकी डायरी है। वह कहता है कि उसे होली पर दया आती है, खासकर क्योंकि वह अपने नोट्स में बेहद निराशा और प्रेम की चाहत के बारे में लिखती है। लेकिन होली कहती है कि एक पागल पीछा करने वाला कभी भी प्यार के मतलब को नहीं समझ सकता। फिर सेठ पूछता है कि क्या क्लेयर उस कमरे में है। वह बताता है कि उसने होली को क्लेयर से बात करते और 2 अलग अलग आवाजें निकालते सुना है। होली कहती है कि क्लेयर वहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी वह क्लेयर को सेठ के पीछे खड़ा देख सकती है। वह कहती है कि उसे पता है कि क्लेयर असल में वहाँ नहीं, लेकिन सेठ केवल इस कमरे की बात नहीं कर रहा है। होली की डायरी पढ़ते पढ़ते सेठ को धीरे धीरे पता चलता है कि होली को घर पर भी अक्सर क्लेयर का मतिभ्रम होता था। डायरी में छुपे पन्नों से सच्चाई धीरे धीरे उजागर होती है। क्लेयर कोई कल्पना नहीं थी, असल में वो होली के साथ ही रहती थी। जब होली की सगाई एरिक नाम के लड़के से होने वाली थी, क्लेयर और एरिक के बीच चुपचाप रिश्ता शुरू हो गया। होली को इस अफेयर का पता तब चला जब उसने एरिक की ईमेल्स चुपके से पढ़ ली। एक दिन क्लेयर और होली साथ कार में सफर कर रही थी। क्लेयर ने माफी मांगने की कोशिश की, कहती रही कि उसका अफेयर कोई मायने नहीं रखता, लेकिन होली का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने तेज ड्राइविंग शुरू कर दी और गाड़ी भगाते हुए पागलों की तरह चिल्लाने लगी कि क्लेयर ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। काफी देर तक वह ट्रैफिक को बचाकर निकालती रही, लेकिन आखिरकार गाड़ी उसके कंट्रोल से बाहर हो गई और भीषण एक्सीडेंट हो गया। जब होली होश में आई तो उसके पेट में कांच का टुकड़ा धंसा था। पास ही खून से सनी क्लेयर पड़ी थी। क्लेयर की आवाज सुनकर होली को गुस्सा आया। उसने पेट से कांच का टुकड़ा निकाला और उसे सीधा क्लेयर की आंख में घोंप दिया। पुलिस ने बाद में इसे महज एक्सीडेंट मान लिया और क्लेयर की मौत पर शक नहीं जताया। वर्तमान में होली सेठ को बताती है कि वो एक फिक्शन राइटर है। सेठ को लगता है
इसी वजह से उसने पुलिस के पास जाने से पहले सब कुछ पक्का करना चाहा। सेठ उसे बताता है कि वो कई दिनों से उसका पीछा कर रहा था और उसे पता चला कि क्लेयर की मौत के बाद से होली अक्सर अनजान लोगों पर हमला करने लगी थी। कुछ को तो उसने मार ही डाला। वही होली थी जिसने एक बेघर आदमी पर पेट्रोल डालकर उसे जला डाला। सेठ का मानना है कि होली अपनी डायरी में ये सब इसलिए लिखती है ताकि कोई उसे पकड़ ले और उसे क्लेयर की मौत के लिए सजा दे, मगर सेठ कहता है कि वो उसे सजा देने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए वहाँ है। होली स्वीकार करती है कि कहीं न कहीं वो चाहती है कि कोई उसे रोक ले, इससे पहले कि वो और लोगों को नुकसान पहुंचा दे। क्लेयर का मतिभ्रम ताली बजाकर होली की परफॉर्मेंस की तारीफ करता है और होली मान लेती है कि वो झूठ बोल रही थी, बस सेठ को यह यकीन दिलाने के लिए कि उसके पास उसे बचाने का कोई रास्ता है। कुछ समय बाद जब सेठ फिर पिंजरे में कैद होली से मिलने आता है तो वह उसे पानी और एक गीला कपड़ा लाता है ताकि वह अपना चेहरा साफ कर सके, मगर सेठ उसकी त्वचा पर नजरें टिकाए बिना नहीं रह पाता। वे होली द्वारा की गई हत्याओं के बारे में बात करते हैं। होली कहती है कि उसे लोगों को मारने में मजा आता है, मगर सेठ को यकीन नहीं होता। वह सोचता है कि यह सब गिल्ट और ट्रॉमा का असर है। फिर होली एक किस्सा सुनाती है कैसे शार्क एक्वेरियम के कांच पर सिर मार मार कर खुद को जख्मी कर लेती है। वह उसकी नकल भी करने लगती है, सिर दीवार पर मारती है। सेठ उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन होली उसे छेड़ती रहती है। कहती है कि अगर उसने खुद को मार लिया तो सबको लगेगा कि सेठ ने ही उसे मार डाला। यह सुनकर सेठ डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसी बीच सेठ की बॉस उसे ऑफिस बुलाकर डांटती है कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। वह कहती है कि अभी उसे निकाल नहीं रही, मगर उसके रिकॉर्ड में अनुशासनात्मक चेतावनी दर्ज कर रही है। अगली गलती पर उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अगली बार सेठ फिर होली के पास आता है और उसे 2 चॉकलेट बार देता है। कहता है कि उसे सीखना होगा कि वह कंट्रोल में नहीं है। अगर होली ने सही व्यवहार नहीं किया तो उसे खाना मिलना भी बंद हो जाएगा। होली उसे एक सपना सुनाकर मनाने की कोशिश करती है जहाँ दोनों बीच पर साथ होते हैं, खुश और आजाद। सेठ पिघल जाता है और खाना लाने के लिए मान जाता है। सेठ जैसे ही खाने के लिए बाहर जाता है, नेट उसे देख लेता है। उसे शक होता है, इसलिए वह दरवाजा आजमाता है और पहली बार उसे खुला पाता है। वह नीचे के हैच से कमरे तक पहुंच जाता है और दंग रह जाता है जब पिंजरे में कैद होली को देखता है। होली नेट से मदद की भीख मांगती है। नेट ताला तोड़ने के लिए हथौड़े से मारना शुरू करता है। तभी सेठ लौट आता है। होली नेट को इशारे से चुप रहने के लिए कहती है, फिर उसे बातें करके व्यस्त रखती है और उसी बीच सेठ चुपचाप नेट के पीछे जाकर उसके सिर पर वार करता है। नेट भी कमजोर नहीं था, वह सेठ को दीवार पर धकेल देता है, पर सेठ चाकू निकालकर उस पर हमला कर देता है। नेट को कई वार लगते हैं, फिर भी नेट भागने की कोशिश करता है, पर होली अपनी टांग फैलाकर उसे गिरा देती है। उसके बाद होली सेठ से मीठी मीठी बातें करने लगती है ताकि वो नेट को मारने के लिए राजी हो जाए। सेठ आखिरकार नेट के सिर पर सीमेंट ब्लॉक दे मारता है। होली यह सब होते हुए बड़े मजे से देखती रहती है। हत्या के बाद सेठ का मानसिक संतुलन हिल जाता है। होली उसे संभालती है और उसे बॉडी ठिकाने लगाने के लिए प्लान बताती है। सेठ डॉक्टर के औजारों का इस्तेमाल करके नेट के सारे दांत, फिंगरप्रिंट और नाखून हटा देता है ताकि पहचान न हो सके। फिर वह बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर कुत्तों को खिला देता है। जो बचता है उसे वह क्रीमेरी में जला आता है। फिर शॉवर लेने के बाद सेठ अपनी बॉस को फोन करता है और बहाना बनाता है कि नेट किसी काम के लिए बाहर गया और लौटा नहीं। कुछ समय बाद सेठ नेट के दांत नदी में फेंक देता है। जब वह शेल्टर वापस आता है, वह खून साफ करने में लग जाता है, जबकि होली लगातार कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहती है। वह कहती है कि उसे सेठ में एक अंधेरा हिस्सा दिखता है जो उसे उसकी ओर खींचता है। वह उसका हाथ पकड़कर अपने चेहरे पर रगड़ती है और जबरदस्ती अपने शरीर पर लगाने की कोशिश करती है, मगर सेठ घबराकर हाथ पीछे खींच लेता है। फिर सेठ ऑफिस एरिया में वापस आता है। वहाँ वह एक डिटेक्टिव को नेट की चीजों की तलाशी लेते हुए देखता है। डिटेक्टिव सेठ से पूछता है कि उसने नेट को आखिरी बार कब देखा था। सेठ जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कहानी में कई गड़बड़ियां होती हैं। डिटेक्टिव को शक होता है कि सेठ पहले ही नेट के बारे में अतीत काल में क्यों बात कर रहा है, जैसे कि नेट मर चुका हो। अगले दिन सेठ को शेल्टर में हर कदम पर सावधानी रखनी पड़ रही है क्योंकि पुलिस अब भी जांच कर रही है। वह होली के लिए खाना लाता है, लेकिन होली अब जैसे जड़ हो गई है, न हिलती है न बोलती है। कुछ दिन लगातार होली के मना करने और मनाने के खेल चलते रहते हैं। आखिरकार कई दिनों की बहस और इमोशनल बातचीत के बाद सेठ किसी तरह होली को फिर से बात करने पर राजी कर लेता है। इस बार होली उससे सबूत मांगती है। कहती है अगर सेठ उससे सच में प्यार करता है तो उसे अपनी एक उंगली देनी होगी। पहले तो सेठ घबरा जाता है और साफ मना कर देता है, मगर होली चालाकी से एक और लंबा इमोशनल भाषण देने लगती है। वह कहती है कि बचपन से ही वह खुद को दूसरों से अलग और दुनिया से कटी हुई महसूस करती रही है, जैसे कोई उसे समझ ही नहीं पाया, सिर्फ सेठ ही उसकी फीलिंग्स समझ सका। ये सब सुनकर सेठ असहज महसूस करता है और कमरे से निकलकर बाथरूम में चला जाता है। वहाँ वह अकेले घबरा कर बैठा रहता है, बार बार खुद से सवाल करता है कि वह क्या करने जा रहा है। काफी देर तक सोचने और हिम्मत जुटाने के बाद सेठ वापस पिंजरे के पास लौटता है। होली उससे वादा करती है कि अगर वह उसकी बात मानेगा तो वह भविष्य में अच्छा व्यवहार करेगी। सेठ भारी मन से पिंजरे के पास बैठ जाता है। हिचकिचाते हुए वह वही भयानक काम करता है जैसा होली ने कहा था। उसे तेज दर्द महसूस होता है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता। होली ऐसे दिखाती है जैसे वह प्यार से उसकी कटी हुई उंगली पकड़ने जा रही है, मगर अचानक वह चुपके से चाकू पकड़ लेती है। उसकी आंखों में पागलपन झलकता है। वह चिल्लाती है कि अगर सेठ ने उसे आजाद नहीं किया तो वह खुद अपनी जान ले लेगी। सेठ जल्दी जल्दी पिंजरा खोलता है। होली डगमगाती टांगों से बाहर निकलती है। एक पल को लगता है जैसे वो सेठ को गले लगाने वाली है। वह कहती है कि वह उससे प्यार करती है और उसे चूम लेती है, लेकिन उसी सेकंड
होली अचानक चाकू से सेठ की गर्दन पर वार कर देती है। क्लेयर का मतिभ्रम, जो हमेशा की तरह होली के आसपास ही मंडरा रहा है, धीरे धीरे खुली दरवाजे की तरफ इशारा करता है, जैसे कह रहा हो कि अब होली को बाहर निकलने का रास्ता मिल चुका है। कहानी आगे कुछ समय बाद प्रकट होती है। अब होली फिर से एरिक के साथ डेट पर दिखती है। उसे अपनी डायरी के कंटेंट को एक फिक्शन नॉवेल के रूप में पब्लिश कराने का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया है। एक दिन एरिक का फोन बजता है और होली उसकी स्क्रीन पर नजर डालती है। वहाँ वो देखती है कि एरिक फिर किसी और औरत से बात कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस बार होली का चेहरा बिल्कुल शांत रहता है। वह बिना एक भी शब्द कहे फोन वापस एरिक को पकड़ा देती है। इसके बाद होली एक सुनसान गोदाम में पहुंचती है। वहाँ एक अंधेरे कोने में उसने सेठ को एक बड़े पिंजरे में कैद कर रखा है। धीरे धीरे पता चलता है कि होली जब भी किसी को मारने की खतरनाक चाहत महसूस करती है तो वह बाहर जाकर किसी को नुकसान पहुंचाने के बजाय सेठ पर अपनी हिंसा निकाल देती है। एक तरह से देखा जाए तो सेठ ने ही उसे लोगों को मारने से रोक लिया, यानी तकनीकी रूप से उसने सच में उसे बचा लिया है।